नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नोत्तर के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं और आपका सब्जेक्ट है गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, तो 2 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिनमें से आपका जो पहला पेपर है आज की वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। एक पेपर में 8 इकाइयाँ होती हैं। उन 8 इकाइयों से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। अच्छा, जब गृह विज्ञान की पेपर 1 की बात करते हैं तो उसमें आपको पढ़ना क्या होता है, डाइटेटिक्स एंड थेरोपेउटिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको पढ़ना होता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं आहार और उपचारात्मक पोषण। आहार माने होता है कि डाइटेटिक्स जिसको आप कहते हैं, इसका मतलब होता है कि ऐसा आहार एक प्रकार से जो हमारे शरीर के लिए सफिशियंट है। आहार आयोजन क्या है, आहार नियोजन क्या है, कितना हमको खाना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, वो सब आहार में डिसाइड होता है। आहार में जो पोषण होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। पोषण में आपके कार्बोहाइड्रेट्स और आप देखते हैं प्रोटीन्स, वसा, खनिज, लवण, ऐसे तमाम प्रकार के प्रोडक्ट जो है पोषण का निर्माण करते हैं। और ये सभी जब उचित अनुपात में होते हैं इस खाने में, किसी व्यक्ति के शरीर के अनुकूल, उसके काम करने की शैली के अनुकूल, ठीक है, जब उसमें भोजन में सारे तत्व या प्रोडक्ट होते हैं तो वो एक प्रकार से आहार आयोजन या आहार नियोजन कहा जाता है। लेकिन एक इससे ठीक एक प्रकार से दूसरी स्थिति, तो ये जब स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसको आहार दिया जाता है, उसको डायटेटिक्स बोलते हैं। लेकिन जब एक प्रकार से वह व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसको हम क्या देते हैं, थेरोप्यूटिक न्यूट्रिशन देते हैं, यानी कि उसको उपचारात्मक आहार देते हैं। ऐसा आहार जब बीमारी के दौरान दिया जाए, यानी किसी भी बीमारी में किस टाइप का भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की बात करी जाती है लेने के लिए, अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है अलग अलग बीमारियों में। तो उसी से रिलेटेड यह आपका पेपर है, जिसमें आपको तमाम बीमारियों के बारे में जानना है, बीमारियों के लक्षण, बीमारियों के कारण, बीमारियों को एक प्रकार से ख़त्म करने के उपाय, और बीमारी में उस दौरान क्या क्या आपको खाना चाहिए, ठीक है, किन किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, यही सब आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलता है जब आप गृह विज्ञान के पेपर 1 को पढ़ती हैं बीए के 6 सेमेस्टर में। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पिछले वर्ष कई विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं और अब की बार आ सकते हैं। एक एक क्वेश्चंस को मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा, तो बिल्कुल आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही एक प्रकार से किसी टाइप का कोई इसमें आपका डाउट बचेगा। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन से लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न है, उपचारात्मक आहार का महत्व बताएं। उपचारात्मक आहार, उपचार के लिए जो आहार दिया जाए वही उपचारात्मक आहार होता है। जैसे मान लेते हैं आपको बुखार है, तो बुखार में आपको या खांसी आ रही तो आपको कहा जाए कि भाई आप जो है थोड़ा केला उला ना खाएं, ठीक है, या ठंडा पानी ना पिएं, ठीक है, तो ये सब बढ़ाया जाता है। ऐसे में आपको कुछ आहार जैसे आपको बताया जाता है कि भैया आप काढ़ा पिएं, आप जो है तरल पदार्थों को एक प्रकार से ग्रहण करें जो गर्माहट आपके शरीर में महसूस करें, या फिर आप जो है ऑयली पदार्थ ना खाएं, ठीक है, सूखी चीज़ें खाएं। तो ऐसे में आपको सजेस्ट किया जाता है कुछ चीज़ें। तो ऐसे ही अलग अलग रोगों में जो हम सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वही चीज़ उपचारात्मक आहार बताता है, उपचारात्मक पोषण बताता है। तो इसका क्या महत्व है समझते हैं। आहार चिकित्सा का महत्व सन 1854 ईस्वी में क्राइमियन युद्ध के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल नामक परिचारिका के द्वारा आहत सैनिकों की सेवा में भोजन के योगदान से पता चलता है। चूंकि एक युद्ध चल रहा था, क्राइमियन युद्ध, ठीक है, 1854 के दौरान, उसी समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक परिचारिका थी। परिचारिका माने जो नर्स टाइप की होती हैं वो, ठीक है, उन्होंने एक प्रकार से जो सैनिक घायल थे उन सैनिकों की सेवा में उन्होंने भोजन को एक प्रकार से आधार बनाया, कहा कि किस सैनिक को भोजन कैसा देना चाहिए, वो चीज़ें उन्होंने यहाँ पर डिसाइड करी। तो भोजन के योगदान से पता चलता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने यह प्रमाणित कर दिया कि औषधि चिकित्सा एवं रोगी की परिचर्या के साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ कराने में आहार का विशेष महत्व होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को रोग से मुक्त पाना है, रोगी से एक प्रकार से वो एक प्रकार से अच्छा व्यक्ति बन जाए, तो ऐसे में उसको आहार पर भी एक प्रकार से प्रतिबंध करना होता है। आहार में एक प्रकार से कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों को आपको वहाँ पर छोड़ना पड़ता है। तो वो चीज़ें यहीं से पता चल जाती हैं। तभी से चिकित्सालयों में या हॉस्पिटल्स में
आहार चिकित्सा की ओर ध्यान गया कि भाई देखो क्या चीज़ नहीं खानी है, क्या चीज़ खानी, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए बीमारी में, और किस बीमारी में क्या खाना अच्छा रहेगा, क्या खाना बुरा रहेगा, इस चीज़ की खोज शुरू हो चुकी मतलब हो गई, और ध्यान दिया जाने लगा तथा इस कार्य हेतु विशेष व्यक्तियों की नियुक्तियां की गईं। पहले ये व्यक्ति सुपरिंटेंडेंट ऑफ डाइट कहे जाते थे। जब अस्पतालों में सुपरिंटेंडेंट ऑफ डाइट की एक पद की स्थापना की गई, जो एक प्रकार से एक निदेशक के रूप में, निदेशक नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं जो है निरीक्षण टाइप का करने वाले जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो एक प्रकार से डाइट माने होता है खाने पीने के जो प्रतिबंध होते हैं हॉस्पिटल्स में, उसके लिए। बाद में उन्हें डाइटिशियन नाम दे दिया गया, सुपरिंटेंडेंट ऑफ डाइट को, ठीक है। लेकिन आहार चिकित्सा में डाइटिशियन, डॉक्टर तथा परिचारिका तीनों का विशेष योगदान होता है, ठीक है। फिर भी परिचारिका की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो नर्स होती हैं वो एक प्रकार से ज़्यादा ख्याल रखती हैं रोगी की, तो उनको परिचारिका यानी नर्स, डॉक्टर और डाइटिशियन जो ये बताते हैं कि किस रोग में कौन सा एक प्रकार से आहार उस रोगी के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि परिचारिका सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बताई जाती है क्योंकि वह रोगी तथा डॉक्टर और डाइटिशियंस के बीच एक जोड़ने वाली श्रृंखला का काम करती है। वही एक प्रकार से डॉक्टर या डाइटिशियन के बताए गए चीज़ों को रोगी तक पहुंचाती है। रोगी की रुचि किस में है, अरुचि यानी कि उसका इंटरेस्ट किस में है, किसको वो पसंद नहीं करता, किसको पसंद करता, क्या खाने में अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, और भोजन संबंधी समस्याओं को डॉक्टर तथा डाइटिशियन तक पहुंचाती है कि रोगी को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। रोगी के पास चूंकि रहती है, उसकी देखभाल करती है परिचारिका, तो वो एक प्रकार से रोगी के बारे में, उसके इंटरेस्ट और उसके एक प्रकार से अरुचि और रुचि के बारे में बढ़िया तरीके से जानती है। पुनः उसके विचार विमर्श से रोगी को उपयुक्त आहार खिलाती है। जिन उद्देश्यों से हम आहार में परिवर्तन लाते हैं वही उपचारात्मक आहार की उपयोगिता होती है। तो आहार में एक प्रकार से थोड़ा परिवर्तन लाना या थोड़े से कुछ आहार को इंक्लूड कर देना विशेष स्थिति में, खास करके वह विशेष स्थिति होती है रोग की स्थिति में, वही चीज़ होती है उपचारात्मक आहार। और उपचारात्मक आहार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। जितना महत्वपूर्ण योगदान एक डॉक्टर का होता है किसी रोग को खत्म करने के लिए दवाओं के साथ साथ, इन दवाओं के साथ साथ अगर उचित पोषण भी मिलता रहेगा तो जल्दी एक प्रकार से रोग खत्म हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आहार के चिकित्सा तथा उद्देश्य और चिकित्सीय आहार के सिद्धांत के बारे में कुछ बताएं। आहार के चिकित्सा का उद्देश्य क्या है और चिकित्सीय आहार के सिद्धांत क्या हैं? जो भी पूछे तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आहार चिकित्सा के उद्देश्य क्या हैं, फिर उसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे चिकित्सा आहार के सिद्धांत क्या हैं। तो आहार चिकित्सा के उद्देश्य, देखिए रोग अवस्था में यानी जब रोगी कोई व्यक्ति है उस अवस्था में पोषण संबंधी कमी को दूर करना, यानी पोषण से रिलेटेड जो कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करना आहार चिकित्सा का उपयोग मतलब कि एक प्रकार से उद्देश्य होता है। दूसरी बात, शरीर के भार में परिवर्तन के लिए कम या अधिक कैलोरी युक्त आहार प्रदान किया जाता है। अगर किसी को ज़रूरत है ज़्यादा कैलोरी की तो उसको ज़्यादा कैलोरी दी जाती है, आवश्यकता है कम कैलोरी की तो कम कैलोरी दी जाती है। आहार को तीसरी बात, तीसरा उद्देश्य होता है आहार की चिकित्सा का या आहार चिकित्सा का, आहार को इस प्रकार से संतुलित करना जिससे क्या हो कि शरीर कुछ पौष्टिक तत्वों को शोषित कर सके, ताकि एक प्रकार से रोगी को एक प्रकार से कमजोरीपन का फीलिंग ना हो और वो चीज़ों को अच्छे तरीके से जान पाए या उसके शरीर में लगे दवाएं जो खाए वो। चौथी बात, पाचन तंत्रों की स्थिति को देखते हुए उसी प्रकार का आहार प्रदान करना चाहिए। जैसे कि अगर रोगी की पाचन तंत्र एक प्रकार से जैसा हो उसके अकॉर्डिंग भोजन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाचन तंत्र उसका ज़्यादा पचाने में सक्षम नहीं और उसको आप बहुत ज़्यादा एक प्रकार से न्यूट्रिएंट्स दे दिए खाने के लिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। जैसे कि उसको सरल, सौम्य और सुपाच्य भोजन देना चाहिए जो कि उसका आमाशय अच्छे तरीके से पचा पाए। पांचवा उद्देश्य होता है आहार की चिकित्सा का, वो होता है कोमल, तरल और कम कैलोरीज का आहार देकर के शरीर को पूर्ण आराम देना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी रोग में ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, फिर ज़्यादा खाना वो एक प्रकार शरीर के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में आपको एक उचित कैलोरी युक्त पदार्थ खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए जो कि सरल हो, सुपाच्य हो, जो कि चूँकि रोगी अवस्था के दौरान या रोग अवस्था के दौरान आपके शरीर में तमाम प्रकार की कमियां मौजूद हो जाती हैं, तो हर चीज़ एक प्रकार से आपका थोड़ा सा धीरे काम करने लगता है। तो ऐसे में आपको तरल, कोमल और कम कैलोरी से युक्त आहार एक प्रकार से आपको लेना चाहिए। ये उद्देश्य होता है आहार के चिकित्सा का। दूसरा जो इसमें पॉइंट्स था, चिकित्सीय आहार के सिद्धांत क्या हैं,
देखिए चिकित्सीय आहार के सिद्धांत की अगर बात करें तो ये क्वेश्चंस आपका दीर्घ उत्तरीय में भी बन सकता है, बढ़िया क्वेश्चंस है। देखिए हेडिंग डालेंगे चिकित्सीय आहार के सिद्धांत, क्या थियरी है, क्या नियम है इसके। पहली बात, रोग का प्रकार कैसा है ये डिपेंड करता है कि भोजन उसको कैसा दिया जाएगा। रोग किस प्रकार का है उसी के अनुसार आहार तैयार किया जाता है। जैसे कि उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को नमक रहित या कम नमक युक्त आहार दिया जाता है। किसी को अगर ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जिसका किसी का बढ़ा हुआ है, तो ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ा हुआ है उसको हम नमक रहित यानी कि बिना नमक के ही भोजन देंगे या बहुत कम नमक डाल करके देंगे। जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसको नमक कम देते हैं, जिसका ब्लड प्रेशर घटता है उसको नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने को लिए दी जाती है ताकि उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़े। ठीक है, तो ये चीज़ें यानी रोग की अवस्था कैसी है या किस प्रकार के रोग हैं, रोग के अकॉर्डिंग जो है पोषण में या खाने में परिवर्तन जरूरी होता है। दूसरी बात, रोग की अवधि कितनी है, यानी कितने समय से रोग है उसको। कम अवधि का अगर रोग है तो ऐसे रोग में समान मीनू काम कर जाता है, यानी जो सामान्य मीनू होता है जिसमें जो एक प्रकार से एक समान व्यक्ति के लिए होता है, तो अगर कम अवधि वाला रोग है तो उसमें आप वही चीज़ ग्रहण करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रोग आपका बहुत लंबे अवधि से है तो व्यक्ति को समय समय पर उसके मीनू को बदल कर आहार देना चाहिए। उसके रोग के अकॉर्डिंग या किस तरीके से उसके रोग में परिवर्तन हो रहा है, रोग बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो सब देखते हुए उसको आहार की तालिका बनाएं, उसके बाद में उसको भोजन दें। क्योंकि एक ही प्रकार का मीनू अधिक समय तक देने से मरीज की रुचि खाने से हट जाती है और इसका प्रभाव मरीज की मानसिकता पर पड़ता है और वह एक प्रकार से मरीज जो होता है चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। तो ऐसे में मरीज को बदल बदल करके भोजन देना चाहिए। मेन्यू एक प्रकार से हफ्ते भर के बाद में चेंज करते रहना चाहिए, एक हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पे, ताकि मरीज को उबाऊपन ना महसूस हो, उसको नए नए प्रोडक्ट मिलेंगे, नई नई चीज़ें मिलेंगी खाने को, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और उसका रोग से ध्यान हटा रहेगा। लेकिन अगर उसको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वह एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उसका मन जो होगा वो रोगी में ही मतलब कि रोग में ही लगा रहेगा और वह उसकी मानसिकता जो होगी कमज़ोर हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके अंदर जो ऊर्जा है वो सब खत्म हो जाएगी और वह एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक जो है धरातल पर हार जाएगा। वह एक प्रकार से रोग से लड़ने की जो क्षमता उसकी मनोवैज्ञानिक क्षमता है उससे हार जाएगा। ठीक है, शारीरिक क्षमता तो उसकी है मान लेते हैं, लेकिन उसकी मनोवैज्ञानिक क्षमता हार जाएगा, वो चिड़चिड़ापन हो जाएगा, लोगों से झगड़ा करने लगेगा, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें होंगी। तीसरा सिद्धांत ये होता है चिकित्सीय आहार देने का, रोग के अनुसार भोज्य पदार्थों का चुनाव करें। यानी रोग कैसा है, रोग के अकॉर्डिंग उसको भोजन देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें आगे चल करके, देखिए रोग के अनुसार भोज्य पदार्थों का चुनाव करें, यानी रोग के अनुसार मरीज के आहार में भोज्य पदार्थों का चुनाव करना चाहिए, जैसा रोग हो उसी के अकॉर्डिंग देना चाहिए। चौथा सिद्धांत है रोगी की भोजन पचाने की क्षमता कितनी है, यानी कि वो कितना भोजन पचा सकता है या कौन सा भोजन पचा सकता है, कौन सा भोजन नहीं पचा सकता, ये ध्यान में रख के भोजन दें। यदि मरीज को पाचन अंगों से संबंधित रोग है तो उसे गरिष्ठ भोजन नहीं देना चाहिए, उसको सरल या तरल भोजन दें या सुपाच्य भोजन दें जो बहुत जल्दी पच जाए, जिसको पचाने के लिए उसके पाचन अंगों का ज़्यादा प्रयोग ना किया जाए। पांचवा सिद्धांत है रोगी की आर्थिक स्थिति देखी जाए कि रोगी की आर्थिक स्थिति कैसी है। मेनू तैयार करते समय रोगी की आर्थिक स्थिति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि भाई वो उतना महंगा भोजन ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा उसके परिवार वाले। ऐसे में मतलब कि सस्ते वाले भोजन की तालिका बनाएं जो एक प्रकार से बढ़िया न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हों, क्योंकि निम्न आय वाले या निम्न आय के जो वर्ग हैं जो जिनके पास पैसे कम हैं, रोगी वो महंगे भोजन नहीं खरीद पाते या महंगे भोज्य पदार्थ नहीं खरीद पाते। तो ऐसे में आपको मेन्यू में ऐसे जो है सस्ते पदार्थों का उसमें एक प्रकार से इंक्लूड कर देना है ताकि जो है कम आय वाला व्यक्ति भी उसको खरीद पाए। ठीक है, अब जैसे कुछ चीज़ें होती, कुछ भाई बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देने वाले तत्व होते हैं, जैसे बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, तो बड़े बड़े लोग महंगी चीज़ें भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो उन चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसे में उनके लिए तमाम प्रकार के विकल्प मौजूद हैं, उन विकल्पों का सहारा लेकर के उतने ही कैलोरी के युक्त भोजन जो है और भी मिल जाता है। ठीक है देखिए उपलब्ध भोज्य सामग्री, रोगी के मेन्यू में भोज्य पदार्थ मौसम के अनुसार होने चाहिए, यानी कि ठंडी गर्मी बरसात मौसम के को ध्यान में रख करके मेन्यू तैयार करें ताकि इससे मरीज जो है एक प्रकार से उसका रुचि भोजन में बढ़ता रहे। ऐसा ना हो कि जिन भोज्य पदार्थों का आपने चयन किया है वह उस समय उपलब्ध ही ना हो। तो ऐसे में एक प्रकार से ये भी दिक्कत हो जाती है कि आपने एक प्रकार से मान लेते हैं कि आप जो है गर्मी का महीना है और गर्मी में आप सोच रहे हैं कि अब उसको शकरकंद मिलेगा यानी गंजी मिल जाएगी, या ऐसे आप में सोच रहे हैं कि मतलब कि जैसे जो है ठंडी का महीना और आप सोच रहे हैं बढ़िया मालदा आम मिल जाए।
ठीक है, दशहरी आम मिल जाए, तो वो चीज़ें नहीं मिल पाएँगी ना। तो ऐसे में ऐसे मौसम के अकॉर्डिंग चीज़ों का चयन करें जो कि उस समय उपलब्ध हों, ठीक है। तो मेनू बनाते समय या आहार के लिए एक प्रकार से कोई चीज़ें करते समय, चिकित्सीय आहार को बनाते समय हमको इन तमाम सिद्धांतों को फॉलो करना होता है। रोग का प्रकार कैसा है, रोग कितने समय से है, रोग के अनुसार भोज्य पदार्थों का चुनाव करना चाहिए, रोगी की भोजन पचाने की क्षमता कितनी है और उपलब्ध भोजन सामग्री कैसी है, मौसम एक प्रकार से कैसा चल रहा है, तो ये सब ध्यान में रख करके बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। एक बात यहीं पर और ध्यान रखेंगे, अगर इन सभी को आपको नोट डाउन करने से बचना है तो आप पीडीएफ इसकी प्राप्त कर सकते हैं, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपके लिए ग्रुप की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप एसएमएस करेंगी तो आपके लिए व्यवस्था है, गर्ल्स ग्रुप पूरा अलग से बनाया गया, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको भी जुड़ना है, जिन बच्चियों को जुड़ सकती हैं, तुरंत एसएमएस करें 9161 93 60 62 पर और हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, इन सभी की वीडियोस मिलेगी। और आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी, जैसे यूट्यूब पर जो वीडियोस हो रही हैं उन सभी वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी। क्वेश्चन पेपर जो होंगे अब की बार उसके पीडीएफ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ आपको मिलता रहेगा, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। यहाँ तक कि आपकी को करिकुलर सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है। तो आपकी बहुत बेहतर तरीके से मैंने व्यवस्था कर दी है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा इस नंबर पर। उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे हम, आप उस स्कैनर से स्कैनर पे आप 100 रुपये जो है सेंड करवा दीजिएगा। आप खुद चलाती हैं तो सेंड कर दीजिएगा, नहीं तो किसी दूसरे से आप सेंड करवा सकती हैं, अपने घर में किसी से या किसी दुकान से जा करके। लेकिन हाँ, ऐसा सेंड करवाइएगा जिस पर आपको भरोसा हो, या ऐसा नहीं बहुत सारे लोग फ्रॉड कर देते हैं। तो चेक किया जाएगा, तो फिर आपको उसमें चेक किया जाएगा, नहीं आएगा तो फिर आपसे फिर से बोला जाएगा। तो ऐसे में आप 100 रुपये की केवल बात है, तो ऐसे में ऐसी चीज़ें ना करें, ठीक है। आपको करना क्या, मात्र 100 रुपये सेंड कर देने, उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहाँ पर आपको जब भी लाइव क्लास होगी तो उसकी लिंक मिलेगी सभी सब्जेक्ट की। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स, क्लास होने के बाद में वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनेगी, वो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के साथ साथ आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की जो ये वीडियोज़ हो रही हैं यूट्यूब पर, उन सभी की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ ही साथ आपको जो है एमसीक्यूज़ टाइप का अगर आपका पेपर होगा तो एमसीक्यूज़ व्यवस्था भी कर रहा हूँ, और ये लिखित टाइप का तो आज आप ही देख ही रहे होंगे, और एमसीक्यूज़ का भी व्यवस्था हो जाएगी। तो लिखित और एमसीक्यूज़ दोनों टाइप के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। केवल एक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, आपके एक सब्जेक्ट में, जैसे एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, जैसे होम साइंस के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो इन दोनों की तैयारी होगी। साथ ही साथ में एक दूसरा पेपर, दूसरा सब्जेक्ट भी आपका होगा होम साइंस के साथ, तो उसके भी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की तैयारी आपकी इसी 100 रुपये में होगी। इसके साथ ही साथ आपका जो को करिकुलर होता है, जिसमें एक ही पेपर होता है को करिकुलर का, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। इन 100 क्वेश्चंस में से लगभग 40 क्वेश्चंस आपको सही करने होते हैं, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। इसकी तैयारी लगभग इसके 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में इसके क्वेश्चन पेपर भी एक प्रकार से जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको भी मैंने सॉल्व करा, तो आप ये देख पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे सॉल्व फॉर्म में। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे से जुड़ने का प्रयास करें, ताकि एक व्यवस्थित क्रम में आपको इकट्ठा सब चीज़ें मिलती रहें, ठीक है। चलें, तो फटाफट से एसएमएस कर दीजिएगा 9161 93 60 62 पर। ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि अंतिम वर्ष है आपका, 6 सेमेस्टर में आप हैं। इसके बाद में फिर आपको एक प्रकार से ऐसा मौका नहीं मिलेगा। नंबर बढ़ा लीजिए, नंबर आपके कम हैं तो अगर आप हमसे जुड़ेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से पढ़ेंगी तो वही सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे। तो ऐसे में आपका नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कम से कम अगर 20 नंबर 30 नंबर भी ज़्यादा बढ़ा लेती हैं तो आपका भविष्य जो होगा बहुत आगे तक जाएगा। तो ऐसे में 100 रुपये के लिए इतना नहीं सोचना है आपको। अगर एक सब्जेक्ट की सीरीज लेंगी तो लगभग आपके एक सब्जेक्ट की सीरीज, आपकी 2 सीरीज एक सब्जेक्ट की लगेगी, यानी 5 सीरीज आपको खरीदनी पड़ेगी। 5 सीरीज 60 रुपये की एक सीरीज लगभग पड़ेगी कम से कम, अगर देखें तो 6 पंचे 30, अभी कितने पैसे हो जाएंगे, 300 रुपये लगभग आपके लग जाएंगे, ठीक है। और मेरे पास अगर आप केवल 100 रुपये सेंड करेंगे तो आपको तमाम सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसे में आपका ही फायदा है, और जिनको भी जुड़ना है फटाफट से एसएमएस करके जुड़ जाएं, जल्दी से जल्दी एसएमएस करें ताकि देर ना करें, क्योंकि देर करेंगे उतना आपका ही घाटा होगा। जल्दी जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, आप ग्रुप से पहले जुड़ेंगे तो आपका ही फायदा होगा। तो इसमें सोचें ना ज़्यादा। चलें, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दीर्घ उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, पूर्ण तरल आहार की सामान्य विधि बताएं। पूर्ण तरल आहार की सामान्य विधि, तरल आहार जो एक जैसे लिक्विड वाला जो आहार होता है, ठीक है, जूस वगैरह। देखिए, तेज बुखार, शल्य क्रिया, गेस्ट्राइटिस, तीव्र हृदय रोग या किसी अन्य रोग की तीव्र स्थिति में रोगी को पूर्ण तरल आहार पीने के लिए दिया जाता है,
ठीक है। जैसे अगर खूब तेज बुखार हो तब भी खाना खाने के लिए नहीं कहा जाता है, कुछ आम का जूस या फिर संतरे का जूस या ऐसे तमाम प्रकार के जूस दिए जाते हैं, ठीक है। शल्य क्रिया के दौरान या फिर गैस्ट्राइटिस रोग है या तीव्र हृदय रोग है या कोई रोग की एक तीव्र स्थिति है, रोग अपने एकदम चरम पर है, तो ऐसे में उसको तरल आहार दिया जाता है। पूर्ण तरल आहार अधिक पौष्टिक नहीं होता, इसलिए यह आहार ज़्यादा दिन तक नहीं दिया जाता है, जा सकता कुछ दिनों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन तक आप इसे तरल आहार दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। जैसे ही रोगी मृदु आहार खाने के योग्य, मृदु माने एकदम मधुर जो थोड़ा सा कुचने के योग्य हो, ठीक है, तो मृदु आहार खाने के योग्य हो जाए, इसे धीरे धीरे कम करते जाते हैं तरल आहार को। जिन व्यक्तियों को जी में चलाना, जैसे जी में चलाना मतलब कि जो है हबक आती है उल्टी होने के लिए, उल्टी आना, भूख ना लगने की शिकायत होती है, उन्हें पूर्ण तरल आहार ठंडे या गर्म पदार्थ के रूप में दिया जाता है। जैसे तरल आहार में जैसे ठंडे पदार्थ में जैसे जो है आपका जूस वगैरह हो गया, या गर्म पदार्थ के रूप में आपका जैसे पेय पदार्थ कोई हो गया, चाय काफ़ी या फिर और कुछ चीज़ें हो गई। इस विधि के द्वारा पूरी तरह आहार में अनुमोदित भोज्य पदार्थ निम्न है। इसमें क्या क्या दिया जाता है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। या फिर कोई शिकंजी वगैरह बना करके, या फिर दाल दाल जो है तरल करके, या फिर और भी चीज़ें हैं तमाम प्रकार के जो है समझते हैं। देखिए पेय पदार्थों में हमको क्या देना चाहिए, जैसे चाय हो गया, कोको कोला है, नींबू का शरबत बना के दे दिया, फलों का रस दे दिया, ठंडा या गर्म दूध दे दिया, गन्ने का रस दे दिया, शरबत बना करके दे दिया बढ़िया, ठीक है, नींबू डाल करके। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये पेय पदार्थों में होता है एक रोगी के लिए, ठीक है, आप ये पेय पदार्थों में दे सकते हैं। अनाजों में अगर आप देखें तो अनाज में क्या दे सकते हैं पेय पदार्थ के रूप में, तरल पदार्थ कैसे बनाते हैं अनाजों से, जैसे माड़ या फिर चावल का पानी, ठीक है, माड़ या चावल का पानी जो होता है उसको आप दे सकते हैं, घिस करके उसको बनाएं। इसके अलावा दालें, दाल का पानी जो पतला पका करके जो फिर छान लिया जाए, यानी दाल पकाई जाए और दाल के ऊपर वाला जो पानी होता है, ठीक है, वो पानी एक प्रकार से दिया जाता है रोगियों को। इसके अलावा सब्जियां, सब्जियों को एकदम से सूप बना दें, एकदम से घिस करके, उसके बाद में फिर पानी में उसको तरल पदार्थ मिला करके फिर दें। इसके अलावा शर्करा की अगर बात की तो ग्लूकोज का पानी या इलेक्ट्रॉल पाउडर दे सकते हैं, ठीक है, ग्लूकॉन-डी वगैरह जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा मांस, मांस या हड्डियों का सूप छान करके मांस को छान लें और उसका जो रस होता है वो रस दे सकते हैं रोगी को। तो इस तरीके से ये सब एक प्रकार से एक तरल पदार्थ होते हैं, पूर्ण तरल पदार्थ जिनको रोगियों को दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो ये पूर्ण तरल आहार होते हैं जो मैंने आपको बताया, पूरा एक लिस्ट आपके समक्ष रख दी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। नासिका आमाशयी पोषण क्या होता है, नासिका मतलब कि होता है नासिका के माध्यम से जब पोषण होता है, ठीक है, नाक से एक उसमें नाक में एक पाइप लगा दी जाती है और वो पाइप सीधे आमाशय तक जाती है, तो यहीं से डायरेक्ट भोजन दे दिया जाता है बड़ी बड़ी रोग की अवस्था में। तो वो भोजन कैसा दिया जाता है इसको समझें। नासिका आमाशयी पोषण 3 से 4 मिलीलीटर ब्यास की, ब्यास माने होता है ऐसे, ये मिलीलीटर ब्यास होता है, तो इतनी मोटी, मतलब ब्यास माने क्या होता है, ब्यास माने ये मोटाई, यानी कि एक गोलाई इतनी मोटी एक प्रकार से एक पाइप होती है, उस पाइप को नाक में डाल दिया जाता है और वह नाक सीधे आमाशय से कनेक्ट हो जाती है और उसी से के माध्यम से हम भोजन को देते रहते हैं। अब जो है उसमें से प्रकार से जो तरल पदार्थ होता है वो वहाँ तक पहुँचाते रहते हैं। तो 3 से 4 मिलीलीटर ब्यास की पतली नरम पॉलीथीन की नली को जैतून का तेल लगा करके या लिक्विड पैराफिन के द्वारा इसे चिकना बना करके रोगी की नाक में धीरे धीरे प्रविष्ट कराया जाता है। यदि रोगी बेचैन हो जाता है तो पहले पोक्रेन घोल का स्प्रे नाक में किया जाता है, फिर चिकनी की गई नली नाक में धीरे धीरे डाली जाती है। जो ये नली बनी है पतली नरम पॉलीथीन की 3 से 4 मिलीमीटर व्यास की, उसको धीरे धीरे नाक में डाला जाता है। करीब 8 इंच अंदर पहुंचने पर नाक के रोगी को हल्की खांसी आनी मतलब आती है या उसको जो है ठसका सा लगता है, तब यह माना जाए कि नली जो है वो फेरिंग मतलब कि फेरिंग्स तक पहुंच चुकी है। अब रोगी को नली निगलने के लिए कहा जाए, मतलब कि नली को अंदर मतलब कि निगलने के लिए, मतलब उसको अंदर ले जाने के लिए उसको कहा जाए, ठीक है। कहा जाए ताकि यह आहार नली में प्रविष्ट हो सके। जब वो निकलेगा तभी वो आहार नली में जाकर के वो जो एक प्रकार से जो लिक्विड वाली पन्नी है, मतलब कि जो पॉलीथीन की पन्नी है एकदम चिकनी वाली, वो अंदर जा सकेगी, ठीक है। फिर इसे आसानी से आमाशय में उतारा जा सकता है। प्रचूषण द्वारा नली से आमाशय के पदार्थों को प्राप्त कर यह निश्चित किया जा सकता है कि नली आमाशय में ही पहुंची है कि अलग
श्वास नालिका में चली गई है। ठीक है, ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं, उसको हम उस नली से जो पाइप होती है उससे थोड़ा सा उसको जैसे चूसते हैं, जैसे आप देखते हैं ठंडा पीते हैं तो ऐसे करके पाइप से इसको पहले एक होते हैं ना पाइप डाल करके जो है कभी जूस वगैरह पीते हैं तो उसमें पाइप पड़ी रहती है मैंगो शेक वगैरह में, तो उसको जब खींचते हैं अंदर तो उससे जब पता चलता है तो उससे जो अमाशय के जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़ा उसी नली से ऊपर की ओर जाते हैं, तो पता लग जाता है कि भाई अमाशय में गया है कि सांस नली में गया। अगर तरल पदार्थ पहुंचा ऊपर, जान लीजिए अमाशय में गया है, नहीं तो फिर वो श्वास नली में गया अगर कुछ पदार्थ बाहर ना निकले तो। ठीक है, तो प्रसूचन के द्वारा नली से अमाशय के जो पदार्थ होते हैं उनको प्राप्त करके यह निश्चित कर लिया जाता है कि अमाशय तक नली पहुंच गई है, पाइप पहुंची है कि नहीं पहुंची है। ठीक है, ना कि श्वास नालिका में। अब इस नली को रोगी के सिराहने की तरफ रखे स्टैंड पर लगी हुई ग्रेविटी ड्रिप्स जो रोगी से करीब 2 से 3 फीट की ऊंचाई पर होती है, इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि नली तथा पट्टियां अपनी स्थिति से ना हटें, और इसके लिए कपाल पर नली को चिकने वाली पट्टियों से, ठीक है, चिपका दिया जाता है एकदम से नाक के आसपास। यद्यपि इस नली को इसी स्थिति में 4-5 दिन रख सकते हैं, परंतु 2 दिन में एक बार निकाल करके इसको धो करके उबाल करके फिर से अमाशय में प्रविष्ट करना उपयुक्त होता है, नहीं तो इससे फिर पॉइजन हो जाता है, विषाक्तता फैल जाती है। तो ऐसे में जरूरी होता है कि जब भी एक प्रकार से इसे नली प्रविष्ट करें तो प्रत्येक 2 दिन पर इसको बढ़िया से इसको धोएं, धोने के बाद में फिर से इसको उबालें ताकि ये सारे कीटाणु इसके मर जाएं, फिर उसके बाद में प्रविष्ट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, अंतःशिरीय पोषण क्या होता है। देखिए, यह पोषण शिरा के माध्यम से व्यक्ति को दिया जाता है। इस विधि के द्वारा निम्न स्थितियों में पोषण दिया जाता है। पहली बात तो अमाशय आंत्र मार्ग की शल्य क्रिया किए जाने पर या अत्यधिक जल जाने पर दिया जाता है। दूसरी बात, मधुमेह की जटिलता जैसे कि इंसुलिन शॉक या डायबिटिक कोमा होने पर, तीव्र यूरेमिया, दीर्घ बेहोशी जो मस्तिष्क की चोटों के कारण से आई हो, ऐसी स्थिति में जो है अंतःशिरीय पोषण दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि गले की मांसपेशियों का लकवा होने पर या मुंह या ग्रसिका तथा अन्य नालिका का कैंसर अगर हो जाए, आपको जो है भोजन नली में कैंसर हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसा दिया जाता है। यदि भोजन मार्ग में रुकावट आ जाए, ऐसी स्थितियों में अंतःशिरीय विधि के द्वारा पोषण देने के निम्न उद्देश्य होते हैं। ठीक है, ऐसे इस रोग में तमाम प्रकार के दिए जाते हैं पोषण में। पहली बात तो पर्याप्त द्रव पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइटस देना ताकि शरीर में पानी तथा इलेक्ट्रोलाइटस का संतुलन बनाए रखा जा सके, निर्जलीकरण को रोका जा सके, रोगी की शारीरिक क्रियाओं के लिए पर्याप्त ऊर्जा उसको मिलती रहे ताकि अगर वो मुंह के माध्यम से भोजन नहीं ग्रहण पाता तो उससे ऐसे में इस तरीके का भोजन उसको दिया जाता है। इसके अलावा रोग अवस्था में होने वाली ऊतक प्रोटीन के ह्रास की क्षतिपूर्ति से भी इस प्रकार के भोजन जैसे श्वास नली के माध्यम से, जो मैंने आपको बताया नासिका के माध्यम से, ऐसे तमाम प्रकार की विधि जिसके माध्यम से भोजन उनको तक पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही फेमस प्रश्न है, परीक्षा में हमेशा आता है। जंक फूड और फास्ट फूड किसे कहते हैं। देखिए, जंक फूड ऐसे खाद्य पदार्थ या सामग्री को कहा जाता है जो पैकेट में उपलब्ध होता है और इन्हें बनाने का झंझट भी नहीं रहता है, बस खरीदने और पैकेट खोल करके खाने भर की मेहनत होती है इसमें। तो जंक फूड ये होता है। जंक फूड में पोषक तत्व की मात्रा 0 होती है, इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता, ना तो प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन कुछ नहीं होता, बस ये एक प्रकार से अच्छा लगता है। इसमें सेचूरेटेड फैट, एक्स्ट्रा शुगर, ज़्यादा नमक, ये सब मिला करके इसको टेस्टी बनाया जाता है। यही नहीं, कैलोरी की मात्रा भी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वजन बढ़ने का खतरा भी हमेशा इसमें बना रहता है। कैलोरी ज़्यादा होती, फैट ज़्यादा होता है, इस वजह से जो जंक फूड व्यक्ति खाते हैं वो चिकने और मोटे होने लगते हैं। आपको जंक फूड का सेवन हमेशा कम मात्रा में करना चाहिए, ये डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं और हर एक प्रकार से चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, क्योंकि इसका सेवन कई स्वास्थ्य जोखिमों को पैदा कर सकता है। जंक फूड एक खाली कैलोरी होती है, यानी कि इसमें कैलोरी तो होती है लेकिन पोषण मूल्य नहीं होता है, उस कैलोरी का कोई मतलब नहीं होता है जो हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि पोषण वो होता है जो हमारे शरीर के अनुकूल होता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई अनुकूलता नहीं होती है, इसमें चीज़ें ही सब चीज़ें होती हैं। जंक फूड क्या होता है। जंक फूड में कौन से पदार्थ शामिल है, जैसे कि आलू के जो चिप्स होते हैं या नचोस जो होते हैं, जो कुरकुरे वगैरह होते हैं, जो आप लड़कियां बहुत पसंद करती हैं जिनको, वो चीज़ें, उसमें एक प्रकार से 0 मात्रा में कैलोरी होती है, वो एक प्रकार से बेमतलब की चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ अच्छे लगते खाने में, इस वजह से लोग खाते हैं। दूसरी बात, बिस्किट हो गया,
ठीक है, चॉकलेट कैंडी है, ठीक है, मीठे ड्रिंक्स हो गए, कोला हो गया, तले हुए स्नैक्स हो गए जैसे चिप्स, सब चीज़ पॉक्स हो गए, पकौड़ी वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें, ठीक है, या केक वगैरह हो गए, ये सब आपके क्या हैं, ये सब बेटा आपके जो हैं जंक फूड में शामिल हैं। इन सभी खाद्य सामग्री में नमक या तो बढ़ा होता है, चीनी या तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, और कोई पोषण इसमें नहीं होता, बस चीनी, नमक और जो है इसमें क्या होता है, तेल की मात्रा अधिक होने से थोड़ा सा टेस्टी लगता है। दूसरा होता है आपका फास्ट फूड। फास्ट फूड क्या होता है? फास्ट फूड ऐसे खाद्य उत्पाद होते हैं जिन्हें जल्दी और आसानी से तैयार किया जा सकता है। देखिए, जंक फूड को आप पैकेट में होता है खोल करके खाना होता है बस, लेकिन जंक फूड को पकाना भी पड़ता है। फास्ट फूड जंक फूड की तरह पहले से बना करके स्टोर नहीं किए जाते हैं, इन्हें तुरंत तैयार किया जा सकता है, मतलब बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। आप रेस्टोरेंट में बैठ करके जिन चीज़ों का ऑर्डर करते हैं वो ज़्यादातर चीज़ें फास्ट फूड होती हैं। फास्ट फूड में से आपकी मैगी हो गई, ठीक है, मैक्रोनी हो गई, ठीक है, आपका जो है क्या नाम है, चाउमीन हो गया, ठीक है, या और भी तमाम सी चीज़ें, जैसे आपका पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है, बर्गर है, आलू फ्राइज़ है, नूडल्स है, पिज्ज़ा है, सैंडविच है, मिल्क शेक है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं ये सब क्या हैं, ये सब आपके फास्ट फूड में शामिल हैं जो बहुत जल्दी पका करके तैयार किए जा सकते हैं। क्लियर? आगे देखो, जंक फूड और फास्ट फूड ये होते हैं। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, प्रश्न है जंक फूड पर CASC की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु बताएं। देखिए, CSC के जरिए जांचे गए 14 पैकेट बंद भोजन में 10 ने अपने उत्पादों में सोडियम के बारे में बताया है कि हमारे उसमें सोडियम यानी नमक होता है, लेकिन नमक के बारे में नहीं बताया। इससे ग्राहकों को भ्रामक सूचना मिलती है। दूसरी बात, सभी जांचे गए चिप्स, नमकीन, तुरंत बनने वाले नूडल्स और सूप में रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस यानी कि RDA के मानकों से ज़्यादा नमक पाया जाता है, जो कि एक प्रकार से किसी भी के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। यानी कि जो RDA जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है उसके द्वारा जो मानक सेट किया गया कि भाई किसी व्यक्ति को कितना नमक खाना चाहिए या किसी व्यक्ति के लिए कितना जो है चीनी जरूरी है, तो उससे कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है, इस वजह से ये नुकसान कर सकता है। जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO यानी नेशनल, इसके अलावा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया, इसको ICMR कहते हैं, और साइंटिफिक एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको आप FSSAI कहते हैं, इसकी सिफारिशों के आधार पर समीक्षा भी की गई थी। CSC की रिपोर्ट में कहा गया कि पेप्सिको कंपनी के चिप्स जो होते हैं, लेज हैं और कुरकुरे, हिंदुस्तान यूनिलीवर के सूप ब्रांड, नॉर, नेस्ली की मैगी, हल्दीराम की क्लासिक नट क्रैकर्स, और इसके अलावा 2M चिप्स, डोमिनोज पिज़्ज़ा, मैकडोनाल्ड्स, बर्गर किंग, पिज्ज़ा हट, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के, और सबवे के नमूनों में नमक का स्तर बहुत अधिक था। ये सारी चीज़ जो हल्दीराम की क्लासिक नमकीन है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बर्गर किंग, पिज्ज़ा हट, मैकडोनाल्ड्स, ठीक है, डोमिनोज पिज़्ज़ा, 2M चिप्स, नट क्रैकर्स, ठीक है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, सूप ब्रांड, नॉर, नेस्ले की मैगी, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें, इनमें क्या होता है, नमक का स्तर ज़्यादा होता है जो कि किसी भी स्वास्थ्य के लिए खतरा कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रकार की जो है रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया सारी चीज़ें। चौथी बात, शोध में जो CSC का शोध हुआ उसमें चिप्स, नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर और नमकीन सहित अन्य फास्ट फूड के सभी अग्रणी कंपनियों के 33 उत्पादों को प्रयोगशाला की जांच में पाया गया कि भाई इन पर जांच होनी चाहिए। इनमें नमक और वसा की मात्रा खतरनाक स्तर पर इस्तेमाल की जा रही है, यानी वसा ज़्यादा होती है। फैट जो होता है वो मोटापा बढ़ाता है, ठीक है। वसा एक उचित मात्रा में किस व्यक्ति को कितनी वसा चाहिए, इस बात का इसमें ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान कहाँ कहाँ रख पाएंगे, बरिया बरिया नोन पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, एक बार डाल दिया हो गया। तो जो नमक ज़्यादा होता है इस वजह से टेस्टी लगता है, ठीक है, उसमें शुगर ज़्यादा होती है किसी चीज़ में, या किसी चीज़ में मान लेते हैं थोड़ा सा क्या ज़्यादा हो गया, जैसे नमक ज़्यादा हो गया, वसा ज़्यादा हो गया, तो इससे थोड़ा सा शरीर पर नुकसान हो सकता है। इन 33 उत्पादों में से कोई भी उत्पाद निर्धारित मानकों के पालन की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। छठी बात यह है कि अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि जंक फूड में नमक, वसा, ट्रांस फैट की अत्यधिक मात्रा है जो मोटापा को बढ़ाती है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है इससे। मधुमेह जैसी बीमारी यानी कि शुगर वगैरह हो सकते हैं। हृदय की तमाम बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं ये चिप्स पैकेट के जो होते हैं, ये सब जो खाते हैं। आज से मत खाइएगा, आप में से बहुत सारी लड़कियां ही देख रही होंगी इस चीज़ को, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। चिप्स वगैरह जो खाती हैं, बढ़िया कॉलेज में ले जाकर के चिप्स फाड़ती है लड़कों के सामने और ऐसे
बाल ऐसे उड़ा करके फिर 2 चिप्स अंदर डाला, फिर देखते हैं लड़के, अरे दादा ये तो हीरोइन आई है कोनो। तो ये चीज़ें अब करना बंद कर दीजिएगा। चिप्स वगैरह खाने में बड़ा दिक्कत है, जो एक प्रकार से जो स्वास्थ्य है आपका बिगड़ जाएगा, आप मोटी हो जाएँगी, फिर आपको लड़के नहीं देखेंगे, तो ऐसे में आपको चिप्स वगैरह खाना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा लेज़, इंडिया मैजिक मसाला, अंकल चिप्स, स्पाइसी ट्रीट, हल्दीराम चिप्स, पुदीना ट्रीट में नमक और वसा की मात्रा अनुशंसित आहार से 10% ज़्यादा है, जो कि एक प्रकार से शरीर को नुकसानदेह है। सीएससी लैब ने 4 प्रकार के नमकीनों को जाँचा। एक में क्या हुआ कि उच्च मात्रा में नमक मिला और वसा की मात्रा ज़्यादा मिली। हल्दीराम क्लासिक नट क्रैकर में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। यह आरडीए मानकों से 35% ज़्यादा है, ये एक प्रकार से बताया गया। तो इस तरीके से कई प्रकार की जांच होती गई, तो इनकी गुणवत्ता में सुधार भी लोग करते हैं कंपनी वाले। लेकिन हाँ, जब वो सुधार करेंगे ज़्यादा तो फिर वो एक रोगी का आहार बन जाएगा, वो ऐसा आहार नहीं बनेगा। तो इस वजह से उसमें जब नमक ज़्यादा होगा, फैट ज़्यादा होगा, तो लोग उसको पसंद करेंगे, वो टेस्टी लगेगा। और यही कारण है कि एक प्रकार से आज के युग में लोग इसको बहुत खाते, खास करके चिप्स जो होती है वो छोटे बच्चे और लड़कियां बहुत ज़्यादा खाती, बहुत पसंद करती हैं। ठीक है, जो भी चिप्स होती है उसको बहुत ज़्यादा, एक प्रकार से चिप्स और क्रैकर्स वगैरह जो हो गए, या फिर जो कुरकुरे वगैरह आते हैं, वो सब बहुत खाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, आहार आयोजन क्या है? आहार विनिमय सूची का विवरण दीजिए। आहार आयोजन क्या होता है, आहार विनिमय की जो सूची है उसके बारे में बताएं। देखिए, आहार आयोजन, हेडिंग डालेंगे आहार आयोजन, लिखेंगे आहार आयोजन का अर्थ होता है पोषण के सिद्धांतों को मानते हुए परिवार की आवश्यकता क्या है, समय कैसा है और धन के अनुसार, समय और धन के अनुसार कल्पना करके भोजन प्रस्तुत करना होता है। किस व्यक्ति को, किस परिवार को कितना पोषण की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को पहले जांचें और उसकी आवश्यकता को जानने के बाद में उसको पोषण दें। ठीक है, आहार आयोजन के द्वारा गृहिणी अपने परिवार को संतुलित आहार प्रदान कर सकती है, और आहार आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उस हर व्यक्ति को संतुलित आहार मिले। कि कोई व्यक्ति ज़्यादा काम करता है तो उसको ऊर्जा वाले पदार्थ ज़्यादा दें, कोई बच्चा है या कोई महिला है तो उसको प्रोटीन युक्त आहार मिलना चाहिए। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। आहार नियोजन एक कला है। आहार को मतलब कि भोजन को करने की एक प्लान होता है, भोजन किसको क्या करना चाहिए, किस व्यक्ति को कितने पोषक तत्व, किसको कितनी प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, खनिज लवण कितना चाहिए, ये जरूरी होता है। कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया भोजन हर व्यक्ति के लिए आनंददायक होता है, चाहे उसका सेवन घर में किया गया हो या बाहर किया गया हो। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आयु, उसका कार्य क्या है, उसकी रुचि कैसी है, वो अलग अलग होती है। किसी का कार्य, कोई मेहनत का काम, कोई कुदाल चलाता है, कोई पढ़ाता है, कोई डॉक्टरी करता है। ठीक है, कोई 10 साल का है, कोई 15 का है, कोई 25 का है, कोई 60 का है। ठीक है, कोई, किसी को आलू पसंद है, किसी को घुइया पसंद है, किसी को बैगन पसंद है, किसी को मूली पसंद है। तो भिन्न भिन्न होती सारी चीज़ें। एक कुशल गृहिणी इन बातों को ध्यान में रखती है, जो घर में खाना बनाती है उसको पता है कि भाई फलाने हमारे हस्बैंड जी क्या खाते हैं, हमारे देवर क्या खाते हैं, सास कैसी भोजन करेंगी, ससुर कैसा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो बनाने का प्रयास करती है। किसी दिन ससुर के मन माफिक खाना बनेगा, किसी दिन हस्बैंड के, किसी दिन बच्चे के, किसी दिन एक प्रकार से देवर साहब के, किसी दिन बड़े भाई साहब के। तो इस तरीके से में रख करके अपनी योग्यता तथा पाक ज्ञान से परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी पसंद का भोजन देकर के खुश कर सकती है। अगर गृहिणी चाहे तो वह एक प्रकार से अगर आहार आयोजन का जो है तरीके से भोजन बनाएगी तो परिवार में झगड़ा लड़ाई कम होंगे। लोग जब भोजन अच्छा पाएंगे तो फिर उसको नहीं डांटेंगे, नहीं बोलेंगे। कुछ प्रकार कुछ गलतियां भी करती है अगर वो लड़की, तो फिर उसको डांटना जो है एक प्रकार से उचित नहीं समझेंगे घर के लोग। आहार विनिमय सूची, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे आहारीय पोषण मूल्यों को की गणना के लिए खाद्य पदार्थों को विभिन्न समूहों में बांटा, मतलब कि विभाजित कर दिया गया है। प्रत्येक वर्ग या समूह में लगभग एक समान पोषक मूल्य वाले भोज्य पदार्थ सूचीबद्ध किए गए हैं। यही आहार विनिमय सूची कहलाती है, जिसमें एक समान व्यक्तियों को एक जैसे आहार की व्यवस्था की जाती है कि फलाने यानी इस रोग वाले ये खाएंगे, इस रोग वाले ये खाएंगे, या जो सामान्य वर्ग के लोग हैं ये खाएंगे, ये इतने आयु वर्ग के बच्चे ये खाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस प्रकार की सूची यह लाभ होता है कि आहार तालिका बनाते समय किसी भी समूह से कोई एक भोज्य पदार्थ या उसका विकल्प लिया जा सकता है। अलग से उस विकल्पित भोज्य पदार्थ के पोषण मूल्य की गणना करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह पहले से ही सूची में उपलब्ध रहता है। जैसे मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप में निर्धारित निश्चित कैलोरी व अन्य पोषक तत्व युक्त आहार दिया जाता है उनको। ठीक है, इस प्रकार के रोगियों की आहार तालिका के निर्माण में यह सूची बहुत ही लाभप्रद होती है। इसकी सहायता से कैलोरी, प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट की गणना शीघ्रतापूर्वक व आसानी से हो सकती है। अर्थात यह सूची उपचारात्मक आहार तथा विशेष परिस्थितियों में आहार आयोजित करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। ठीक है,
तो आहार तालिका बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन सही आ चुका है, आहार तालिका बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेडिंग मतलब ये प्रश्न आ सकता है, आहार तालिका। देखिए सबसे पहली बात तो प्रतिदिन की आहार तालिका यानी एक दिन की अगर बनानी हो तो उसके लिए पूरे दिन को एक इकाई के रूप में लेना आवश्यक होता है। जैसे सुबह का नाश्ता में क्या रखना चाहिए, दोपहर का खाना जो है किस तरीके से होना चाहिए, और रात्रि के भोजन में क्या हमको खाना चाहिए। सभी की आहार तालिका एक साथ बनानी जानी चाहिए कि सुबह का नाश्ता हमको क्या लेना है, दोपहर के भोजन में क्या लेना है, रात्रि के भोजन में क्या बनेगा, ये सबसे पहला होता है। दूसरी बात, आहार में ऐसे भोज्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जो कि तृप्तिदायक हो, जिससे आप खाएं तो आराम मिले, आपको अच्छा लगे, आनंद महसूस हो, मनुष्य की इच्छा के अनुसार हो, जो चाहता हो मिले। यदि आहार में इच्छा के अनुसार तृप्तिदायक भोज्य पदार्थ नहीं होते हैं तो व्यक्ति को भोजन में रुचि नहीं लगती है और भोजन वो करने से मना कर देता है, या फिर जहाँ 2 रोटी खानी है मतलब कि जहाँ 4 रोटी खानी वहाँ पर 2 ही रोटी खा करके और वो चला जाता है। ठीक है, इससे वैमनस्यता भी हो सकती है, फैल जाए। तो ऐसे में रोगी मतलब कि रोगी या फिर व्यक्ति को क्या पसंद है इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। वो कितना काम करता है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तीसरी बात, भोजन में कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ शामिल हों जो कि छिलके या रेशे युक्त हों, अवश्य ही रखने चाहिए। इससे क्या होता है, फायदा होता है लोगों को। इसका उदाहरण जैसे सुबह के नाश्ते में आप दलिया रख सकते हैं। दलिया जो होता है दूध और गेहूं का जो प्रोडक्ट होता है उस गेहूं को दर करके बढ़िया से बनाया जाता है दलिया। दोपहर के खाने में आप साबुत चना रख सकते हैं, फिर लोबिया रख सकते हैं। रात्रि के भोजन में मेथी की सब्जी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से इससे क्या होगा कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर्ड है वो पूरी होती रहेगी, और भी सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है। चौथी बात, आहार में प्रतिदिन 1-2 बार कच्चे फल जरूर लेना चाहिए। सब्जियां आदि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सब्जियों को पकाने से कुछ पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, अतः जब तक वह कच्ची अवस्था में ना लिए जाए, आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की कमी बनी रहती है। तो कच्चे फल या कच्ची सब्जियों में छिलके व रेशे भी पाए जाते हैं जो कि मल की गति को ठीक करते हैं। तो इस तरीके से जरूरी है कि हमको एक प्रकार से कुछ कच्चे प्रोडक्ट भी लेने चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा ही फायदा होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, आहार आयोजन के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। आहार आयोजन के मतलब क्या हो, समझ गए ना कि आहार आयोजन क्या होता है। आहार की व्यवस्था करना, किस व्यक्ति को कितना भोजन चाहिए, कितना प्रोटीन भोजन में चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना खनिज लवण। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति क्या करता है, ये सब डिसाइड होता है कि क्या करता है, कितना एक प्रकार से उसकी जो है ऊर्जा की खपत है, सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है आहार आयोजन में। आहार आयोजन के महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार है। पहली बात तो पारिवारिक सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताएं ज्ञात की जाए कि किस व्यक्ति को कितना प्रोटीन, कितना खनिज लवण, कितना विटामिन, कितना क्या जरूरत है। परिवार के लिए आहार आयोजित करते समय एक गृहिणी को सबसे पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति, यानी इसको आईसीएमआर कहते हैं। ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति जो आईसीएमआर के द्वारा जो विभिन्न आयु, लिंग और कार्यों के लिए प्रस्तावित तालिका है, उसकी सहायता से अपने परिवार के सदस्यों की दैनिक पौष्टिक आवश्यकताएं ज्ञात कर लेनी चाहिए कि किस व्यक्ति को कितनी आवश्यकता होती है, हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं। और पहले आईसीएमआर की तालिका देख ले। आईसीएमआर ने बाकायदा से बताया कि भाई 6 से लेकर के 8 साल के बच्चों के लिए क्या बनाना चाहिए, 8 से 10 या फिर 10 से 18 साल के बच्चों के क्या खाना चाहिए, 18 साल से लेकर के 25 वाले क्या खाएंगे, 25 से लेकर के 45 वाले क्या खाएंगे, ये सारी बातें बताई गई हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, आहार आयोजन में खाद्य वर्गों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जब गृहिणी को परिवार के सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताओं का पता चल जाए तो उसे खाद्य वर्गों के आधार पर पौष्टिक आहार का चयन कर लेना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, आहार आयोजन करते समय पोषक तत्व और उनकी प्राप्ति जरूर करनी चाहिए। स्रोत की भी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, यानी किस चीज से, कौन सी चीज़, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि भाई गाजर से हमको विटामिन ए की प्राप्ति होती है। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि नींबू से विटामिन सी मिलता है, हमको पता होना चाहिए कि भाई हमको पालक से आयरन मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें जब तक पता नहीं होंगी तब तक हम चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं एक प्रकार से मैनेज कर पाएंगे। तो एक गृहिणी को ये सब पता होना चाहिए, उसी के आधार पर हम सही खाद्य पदार्थों का चुनाव व उपयोग कर सकते हैं। चौथी बात, प्रस्तावित संतुलित आहार तालिकाओं का प्रयोग करें। आहार तालिका बनाने के पश्चात गृहिणी को यह ज्ञात करना होता है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के उचित स्वास्थ्य हेतु विभिन्न खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में ले। ये भी जरूरी होता है कि इसको कितना मात्रा में क्या चाहिए, ये भी एक प्रकार से इसमें सेट करना होता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर मैनेज करनी होती हैं।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फीडिंग ट्यूब की प्रविष्टि के बारे में बताएं। फीडिंग ट्यूब की प्रविष्टि, देखिए फीडिंग ट्यूब क्या होता है। फीडिंग ट्यूब नाक या फिर मुंह के माध्यम से प्रवेश कराई जाती है। ये काम बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है ताकि बच्चे को किसी तरह की समस्या ना हो। फीडिंग ट्यूब को पहले शिशु की हाइट के अनुसार नाप लिया जाता है कि शिशु की लंबाई कितनी है। फिर जो है स्टेराइल वाटर जो है लुब्रिकेंट की मदद से टिप को चिकना बनाया जाता है। डॉक्टर एक्सरे की मदद से फीडिंग ट्यूब की सही अवस्था के बारे में जानकारी भी एक प्रकार से लेते रहते हैं। ट्यूब को नाक या मुंह के माध्यम से पेट में ले जाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नासिका जो भोजन की एक ट्यूब डाली जाती है वो, ठीक है। शिशु को यानी छोटे बच्चों के लिए है ये, शिशु को इस प्रक्रिया से दिक्कत महसूस हो सकती है। मेडिसिन फूड आदि के फीडिंग ट्यूब का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि छोटे बच्चों को दवा वो नहीं खा पाते तो उनको फीडिंग ट्यूब के माध्यम से उनको दवा या जो है भोजन करवाया जाता है। ट्यूब मजबूती से लगने के बाद में शिशु को फीडिंग शुरू करा दी जाती है। ट्यूब से धीरे धीरे माँ का दूध या दवा सिरिंज या जो है मतलब कि इन्फ्यूजन पंप के माध्यम से दी जाती है। जब फीडिंग ट्यूब से लिक्विड धीरे धीरे पेट में जाता है तो शिशु को बेचैनी हो सकती है। ऐसे में आपको उसे पकड़ने की ज़रूरत है। फीडिंग पूरी होने के बाद डॉक्टर या तो ट्यूब को बंद कर देंगे या फिर उस ट्यूब को बाहर निकाल देंगे। आपको शिशु की अवस्था पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होती है इस दौरान, क्योंकि इससे शिशु को कष्ट भी होता है, दर्द भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय के। आइए अब हम थोड़ा सा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ नजर डालते हैं, सॉरी लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय छोटे प्रश्नों पर। पहला क्वेश्चन आ चुका है लघु उत्तरीय का, अति लघु उत्तरीय का। ये लघु उत्तरीय में भी आ सकता है, अति लघु उत्तरीय में भी लिख सकते हैं आप। कैलोरी की कमी का प्रभाव, यानी जब ऊर्जा की कमी होती है शरीर में क्या होता है। देखिए शरीर का वजन कम होना और दुबला होना। व्यक्ति दुबला कब होता है, जब उसके शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। तो शरीर का वजन कम हो जाएगा और शरीर व्यक्ति जो है दुबला होता चला जाएगा अगर ऊर्जा की कमी होगी तो। दूसरी बात, क्रियाशीलता में कमी, यानी काम करने की उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। शारीरिक वृद्धि भी उसकी रुक जाएगी। भूख एक प्रकार से उसको नहीं लगेगी। अपचन की शिकायत होगी, यानी खाना पचेगा भी नहीं सही से। रोग रोधक शक्ति भी उसकी नष्ट हो जाएगी, यानी उसके शरीर में जो है कोई भी रोग बड़ी आसानी से अटैक कर पाएगा। अगर वह एक प्रकार से उसके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जान्वित है व्यक्ति, तो उसको उसका रोग कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी सिस्टम उसका मजबूत होगा, तो वह रोग को यहाँ लड़ करके शरीर का जो मतलब होता है, जो एंटी एक प्रकार से जो होता है वो भगा देता है रोग को, एंटी रोगी। तो शरीर में एक प्रकार से जो है तमाम प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट खाने से, यानी विटामिन्स और खनिज लवण जो होते हैं बेसिकली रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं विटामिन्स, ठीक है। तो हमारे शरीर को विटामिन्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। अपचन की शिकायत होती है, रोग रोधक शक्ति कम हो जाती है ऊर्जा की कमी से, और रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी भी हो जाती है अगर ऊर्जा की कमी होती है शरीर में तो, ठीक है। तो ये सारी कमियां कैलोरी की कमी से होती हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स ये है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कैलोरी की अधिकता का प्रभाव, यानी कैलोरी की कमी से तो ये सब हानियां होती ही हैं। अगर ऊर्जा बहुत ज़्यादा आप सेवन कर लेते हैं तो उससे क्या होता है। भोजन के द्वारा अधिक ऊर्जा लेने से आवश्यक व्यय ऊर्जा के बाद बची ऊर्जा वसीय ऊतकों में जमा हो जाती है ग्लाइकोजन के रूप में, जिससे शरीर का वजन भी बढ़ जाता है, मोटापा भी बढ़ जाता है। मोटापे के कारण से क्रियाशीलता कम हो जाती है, कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, नींद आपको अधिक आएगी, सुस्ती रहेगी, आपको आलसी हो जाएंगे आप। साथ ही साथ हृदय गुर्दा का रोग भी हो जाएगा आपको, हृदय का रोग, गुर्दा का रोग, मधुमेह की संभावना नहीं, आपको जब मोटे हो जाएंगे तो आपको शुगर वगैरह भी बढ़ सकता है, ठीक है। गुर्दे का रोग हो सकता है, ऐसे तमाम प्रकार के रोग आपको हो सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ऊर्जा वाले प्रोडक्ट खाएंगे तो, ठीक है। यानी ज़्यादा ऊर्जा लेना भी खतरनाक है, कम ऊर्जा लेना भी खतरनाक है। एक संभावित या एक प्रकार से एक व्यवस्थित ऊर्जा लेना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, एक एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन की से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखें 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि अगर वसा की बात करें तो वसा से 1 ग्राम वसा से 1 किलो कैलोरी ऊर्जा 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम अगर वसा लेंगे तो यहाँ पर 9 कर लीजिएगा, क्योंकि 1 ग्राम वसा अगर आप ग्रहण करते हैं फैट, तो 1 ग्राम फैट में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, प्रति फैट में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी, यहाँ पर 9 कर लीजिएगा, एक गलत लिखा है। अगला क्वेश्चन है आधारीय चयापचय दर क्या होती है, ठीक है। आधारीय चयापचय दर जिसको आप, ठीक है, बहुत ही फेमस ये एक प्रकार से प्रश्न है।
पूर्ण शारीरिक और मानसिक विश्राम की स्थिति में एक व्यक्ति के शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं तथा शरीर ताप के नियमन में जितनी मात्रा में ऊर्जा व्यय होती है उसे आधारीय चयापचय दर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं आधारीय चयापचय दर? यानी एक पूर्ण शारीरिक और मानसिक विश्राम की स्थिति में व्यक्ति को मानसिक तौर पर भी शारीरिक तौर पर भी विश्राम कर रहा है। एक व्यक्ति के शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, मतलब कि जो अपने मन से वो नहीं करता, वो होती रहती हैं, तो शरीर का ताप के नियमन में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है, उसे ही आधारीय चयापचय की दर कहते हैं। मनुष्य का इसमें बाहरी हाथ नहीं होता है, या आंतरिक शक्तियाँ चलती हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में ऊर्जा का उपयोग। देखिए, मानव शरीर में ऊर्जा का उपयोग निम्न महत्वपूर्ण क्रियाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है। पहली बात तो आधारीय चयापचयी क्रियाओं के निर्वहन हेतु, यानी जैसे जो हमारे शरीर के अंदर जो चीज़ चल रही होती हैं, जैसे हमारा आमाशय काम कर रहा है, हमारे तमाम प्रकार के प्रोडक्ट जो इंटरनल पार्ट है वो काम करता है, तो उसके लिए भी ऊर्जा जरूरी होती है। दूसरी बात, शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत हेतु प्रोटीन जरूरी होता है, ऊर्जा की आवश्यकता भी पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, तो उससे उसके लिए भी ऊर्जा जरूरी होती है। तीसरी बात, मांसपेशियों की क्रियाओं और गति के लिए भी ऊर्जा जरूरी होती है। मानसिक क्रियाओं हेतु शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ऊर्जा की जरूरत हमारे शरीर में बहुत चीज़ों के लिए पड़ती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, विश्राम ऊर्जा व्यय क्या है? देखिए, विश्राम ऊर्जा व्यय मानव शरीर की उस ऊर्जा को दर्शाता है जो मनुष्य विश्राम की स्थिति में व्यय करता है। यह ऊर्जा की वह मात्रा है जो शरीर की सभी क्रियाओं के सामान्य संचालन और होम्योस्टेटिस को मतलब कि नियतांक बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हृदय का धड़कना हमेशा चलता रहता है, उसमें भी ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है, श्वसन क्रिया हम करते हैं, सांस अंदर बाहर लेते हैं, मस्तिष्क अपना काम करता है, आंतरिक अंगों की मरम्मत, रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण और शरीर के तापक्रम को स्थिर बनाए रखने आदि के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को विश्राम ऊर्जा व्यय में सम्मिलित करते हैं। यानी हमारे शरीर, हम इससे हाथ पैर या अपना कुदाल नहीं चला रहे, लेकिन फिर भी ऊर्जा हमारी व्यय हो रही है। शरीर हमारा जो है तब भी एक प्रकार से इंटरनल पार्ट है वो काम करते रहते हैं, तो उसके लिए भी ऊर्जा खपत होती है, तो उस ऊर्जा को हम विश्राम ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आधारीय चयापचय दर की परिभाषा दीजिए। देखिए, पूर्ण शारीरिक व मानसिक विश्राम की स्थिति में एक व्यक्ति के शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं हेतु शरीर ताप के नियमन में जितनी मात्रा में ऊर्जा व्यय होती है उसे आधारीय चयापचय दर कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था इसको। वायरल बुखार क्या है? देखिए, वायरल बुखार वह बुखार है जो किसी अंतर्निहित वायरल बीमारी की वजह से होता है। सामान्य सर्दी से लेकर के फ्लू तक विभिन्न प्रकार के वायरल संक्रमण मनुष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। वायरल बुखार का तापमान 99 फ़ारेनहाइट से लेकर के 103 फ़ारेनहाइट तक होता है, यानी 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि अंतर्निहित वायरस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बुखार की स्थिति होती है। जैसे आप देखते हैं वायरल बुखार में क्या होता है, जैसे अब कोरोना था तो कोरोना में भी बुखार होता था, तो वो सब वायरल बुखार की श्रेणी में आते हैं। तमाम प्रकार के फ्लू, स्वाइन फ्लू वगैरह होते हैं, तो इसमें भी बुखार की स्थिति आती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुखार होने पर क्या खाना चाहिए? देखिए, बुखार होने पर खिचड़ी खानी चाहिए आपको, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, उनका सूप पीना चाहिए, फल, नारियल पानी, चिकन के सूप पीने चाहिए। ठीक है, इन सभी को आपको पीना चाहिए। बुखार होने की स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कितना बुखार खतरनाक होता है? देखिए, मरीज को 104 से 105 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट अधिक बुखार माना जाता है। जोड़ों में दर्द, शरीर में अकड़न हो जाएगी, टूटन होने लगी, शरीर एकदम से लगेगा फटे लगेगा, हड्डियाँ एकदम से, दर्द एकदम से बहुत भयानक होगा। ऐसी स्थिति में तत्काल स्वास्थ्य संस्थाओं में उपचार कराना चाहिए, हॉस्पिटल जाकर के आपको दवाई लेनी चाहिए। वायरल बुखार में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वायरल संक्रमण में आंत, फेफड़ा और वायु मार्गों को प्रभावित करता है वायरल बुखार जो होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक्यूट डायरिया क्या है? देखिए, यह डायरिया का सामान्य प्रकार होता है एक्यूट डायरिया, जिसमें पानी जैसा पतला दस्त होता है आपको। ठीक है, शरीर में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ जाने पर यह समस्या अपने आप कम हो जाती है। यानी जब तरल पदार्थ ठीक तरीके से शरीर में जाने लगेगा तो ये एक प्रकार से पर्याप्त मात्रा में, तो फिर वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी फिर। ठीक है, उसी को एक्यूट डायरिया कहते हैं। परसिस्टेंट डायरिया क्या है? तो परसिस्टेंट डायरिया जो होता है, ये सब डायरिया के प्रकार हैं। इस प्रकार का जो दस्त होता है लगभग 2 से 3 सप्ताह तक चलता रहता है। इस स्थिति में दिन में 2-3 बार या उससे अधिक ढीला मल आपको एक प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्रोनिक डायरिया क्या है? ये भी डायरिया का प्रकार है। क्रोनिक डायरिया जो होती है ये 4 सप्ताह से अधिक समय तक रहती है, यानी बहुत लंबे समय तक डायरिया होती है, वो डायरिया है क्रोनिक डायरिया। अगला क्वेश्चन, डायरिया के कारण, डायरिया क्यों होती है? देखिए, डायरिया के प्रमुख कारण है संक्रमण होने से, खान पान में सावधानी ना बरतने से हो सकती है, किसी दवा का साइड इफेक्ट हो जाए तो भी डायरिया हो सकती है, खान पान की चीज़ों के प्रति एलर्जी हो जाए तो भी डायरिया हो सकती है,
वायरल संक्रमण की वजह से भी डायरिया हो सकती है। मतलब कि रेडिएशन थेरेपी अगर करवाते हैं तो उससे भी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी और गंदगी की वजह से डायरिया हो सकती है आपको, ठीक है। बार बार पतली दस्त आएगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। डायरिया के लक्षण बताएं, डायरिया में होता क्या है। देखिए पानी जैसा पतला मल आपको बाहर आएगा, ठीक है, यानी जिसको पेंचिस कहते हैं, तो उस टाइप की थोड़ी दस्त होगी। तो पानी जैसा पतला मल आएगा बाहर, अत्यधिक पतली मतलब कि अत्यधिक मतली आना, पेट में दर्द व सूजन, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, बार बार बुखार आएगा, मल के साथ खून भी बाहर आ सकता है, ठीक है। बदहजमी हो जाएगी, मतलब कि आपको कोई चीज़ पचेगी नहीं सही से, उसकी भूख में कमी आ जाएगी, पेट में ऐंठन लगातार बनी रहेगी, ऐसा लगेगा कि जो है हमेशा आपको जो है दस्त आ ही रही है, ठीक है। कभी भी जो है मतली के साथ बमन डायरिया के प्रमुख लक्षण भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के लक्षण होते हैं डायरिया में। अच्छा, डायरिया की रोकथाम के लिए हमको क्या करना चाहिए। डायरिया की रोकथाम, डायरिया के लिए सबसे पहली बात तो शुद्ध जल पीना चाहिए हमको, यानी शुद्ध जल हो जिसका एक प्रकार से पीएच मान वगैरह ठीक ठाक, पीएच मान की बात मैं कर रहा हूँ, पीएच मान भी ठीक ठाक हो, साथ ही साथ में उसका जो एक प्रकार से जो मापन का जो मापदंड है एक शुद्ध जल का, वो होना चाहिए। अच्छी तरह पका हुआ भोजन करना चाहिए, ताज़ा पका हुआ गर्म भोजन करना चाहिए, बार बार हाथ धोना और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। डायरिया की रोकथाम के लिए यही चीज़ें आवश्यक हैं। साथ ही साथ कच्चा भोजन, चाय कॉफ़ी सोडा चॉकलेट आदि के सेवन से बचना चाहिए, यानी आपको कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए, चाय कॉफ़ी या सोडा या चॉकलेट ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यही सब कारण होता है डायरिया होने के। अतिसार के कारण बताएं, अतिसार क्या होता है। देखिए अतिसार के निम्नलिखित कारण है। आंतों का कम क्रियाशील होना पहला कारण। दूसरा कारण होता है वायरस संक्रमण के द्वारा अतिसार हो सकता है। तीसरी बात, तनाव या दबाव की स्थिति में अतिसार हो सकता है। चौथा, वसा का अवशोषण ना हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में हो सकता है। पांचवा, बच्चों में दूध की एलर्जी हो जाए तो भी हो सकता है अतिसार। प्रोटीन और विटामिन ए की कमी हो जाए तो भी अतिसार हो सकता है। कोलोन वाले भाग में कैंसर हो जाता है तो भी एक प्रकार से अतिसार हो सकता है। तो इस तरीके से अतिसार के ये सब कारण है जिस वजह से अतिसार की शिकायतें हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। आमाशय की बीमारियां बताएं। आमाशय की कई बीमारियां, जैसे कि पहली बीमारी आमाशय की होती है गैस्ट्राइटिस, दूसरी है मंदगिन, ठीक है, मंदाग्नि, तीसरी है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। ये सब बीमारियां आमाशय की वजह से होती है, आमाशय की बीमारियां हैं। गैस्ट्राइटिक्स मतलब कि जो है गैस्ट्राइटिस क्या है, यह वह स्थिति होती है गैस्ट्राइटिस जिसमें आमाशय की झिल्लियां किसी कारण के बस में जल जाती हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है तीव्र गैस्ट्राइटिस और दूसरा होता है दीर्घकालीन लंबे समय वाला गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तीव्र गैस्ट्राइटिस क्या है, इसके फलस्वरूप पेट में जो है असहनीय पीड़ा होती है, जी मिचलाता है, आपको उल्टी होने की संभावना लगातार बनी रहती है, ठीक है। यह प्रायः क्षार अम्ल दवा आदि के सेवन से हो सकता है, ठीक है। तीव्र गैस्ट्राइटिस के रोगी का आहार क्या होना चाहिए। जब आपको ऐसी स्थिति आए तो इसमें रोगी को प्रारंभ में ग्लूकोज और फलों का रस देना चाहिए। 3 दिन के बाद में दलिया, पुडिंग, डबल रोटी आदि दे सकते हैं। रेशेदार मसाले युक्त और वसा से पूर्ण भोजन से परहेज, यानी इसको नहीं देना चाहिए। रेशेदार भोजन नहीं देना चाहिए, मसाले युक्त भोजन और वसा वाले भोजन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए तीव्र गैस्ट्राइटिस बीमारी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कब्ज किसे कहते हैं। देखिए बड़ी आंत में के कोलोन वाले भाग में सामान्य रिक्तता समय से अधिक समय तक मल पदार्थों का असाधारण कब्ज जो है इसी वजह से होता है। कब्ज कितने प्रकार का होता है, तो कब्ज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एटॉनिक कब्ज, एक होता है स्पॉट मतलब कि स्पास्टिक कब्ज, और एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कब्ज। अगला प्रश्न, कब्ज में आहार क्या लेना चाहिए। तो ये कब्ज में रेशेदार पदार्थ का सेवन अधिक करना चाहिए व्यक्तियों को, चोकर रहित आटे का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही हरी साग सब्जी, रसेदार भोजन, मूली, टमाटर, ताजे फल के साथ त्रिफला, कैस्टर आयल, इसबगोल, ठीक है, इन सभी का सेवन जो है कब्ज में एक करना चाहिए रोगी को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, अतिसार में आहार बताएं। देखिए अतिसार के रोगी को जल का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। पोषक तत्वों की कमी पूरा करने के लिए ग्लूकोज, फलों का रस, मॉड का पानी यानी चावल का पानी इसको कहते हैं, हल्की चाय, साबूदाना, उसे मतलब साबूदाना, उबले चावल, भूसी युक्त खाद्यान्न, सब्जी का रस, दाल का पानी देना। इसके अलावा दूध, बी कॉम्प्लेक्स,
जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और मल्टी विटामिन की गोली उपयोग में लेनी चाहिए अतिसार के में, ठीक है। तो अतिसार में ये चीज़ें आपको ग्रहण करनी चाहिए। कब्ज के प्रमुख कारण बताएं। देखिए, पहली बात तो शौच जाने की अनियमित आदत हो जाती है कब्ज। अब अगर आप जो है शौचालय जो है समय से नहीं जाते हैं तो कब्ज हो सकता है। आंतों की दीवारों में पेशीय क्रियाशीलता का कम होना भी इसका कारण हो सकता है। असंतुलित आहार ग्रहण करेंगे तब भी कब्ज हो सकता है। पर्याप्त मात्रा में साग सब्जी और फल व रेशेदार सब्जियां अगर आप नहीं खाते हैं तो भी कब्ज हो सकता है। कम मात्रा में अगर पेय पदार्थ आप लेते हैं तो भी हो सकता है कब्ज। स्नायु मतलब कि स्नायु तनाव होता तब भी हो सकता है। अनियमित रूप से भोजन अगर करते हैं, पर्याप्त समय तक विश्राम नहीं करते हैं तो भी कब्ज की शिकायतें आपको हो सकती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कब्ज से पीड़ित व्यक्ति का भोजन बताएं। तो कब्ज से पीड़ित व्यक्ति के आहार में अच्छी किस्म की चपाती यानी रोटी, चावल, हरी सब्जियां, रेशेदार भाजियां, भाजी माने सब्जी, फलों का रस, सलाद, टमाटर, शहद, मक्खन, इन सभी का समावेश पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए जब कब्ज हो। भोजन में एस्कॉर्बिक एसिड का अधिक सेवन करने से कब्ज समाप्त हो जाता है। प्रायः शौच से पूर्व 1 गिलास गर्म पानी अवश्य पीना चाहिए, यानी कि शौच से पहले यानी शौचालय जाने से पहले 1 गिलास गर्म पानी पी लें तो इससे एक प्रकार से कब्ज से पीड़ित व्यक्ति को राहत हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संक्रमण के समय रोगी का आहार क्या होता है। देखिए, संक्रमण के कारण से सर्वाधिक प्रभाव प्रोटीन के चयापचय पर पड़ता है। मंद संक्रमण काल में जबकि ज्वर ना हो तब भी प्रोटीन का रिक्तीकरण कुछ मात्रा में हो जाता है। इसलिए संक्रमण के समय रोगी के आहार आयोजन में प्रोटीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ विटामिन और खनिज लवण की पर्याप्त प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए, क्योंकि विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं ये एक प्रकार से रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, इस वजह से जरूरी भी होते हैं इनका एक प्रकार से भोजन में होना। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप क्या है। देखिए, सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक दाब में 40 से 50 का अंतर होता है। यदि यह अंतर बढ़ जाए तथा वह बढ़ा हुआ अंतर निरंतर बना ही रहे तो उच्च रक्तचाप हो जाता है। रक्तदाब स्वयं में कोई रोग नहीं है, पर यह हृदय संबंधी रोगों का लक्षण माना जा सकता है रक्तदाब, क्योंकि इसके कारण से हार्ट अटैक, हार्ट फेल दोनों हो सकता है, ठीक है, उच्च रक्तचाप से। तो इस वजह से ये भी एक उच्च रक्तचाप जो है बहुत ही खतरनाक रोग होता है, कब क्या हो जाए इसका कुछ पता नहीं होता है। उच्च रक्तचाप के कारण क्यों होता है ये हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप वंशानुक्रम से चलने वाली बीमारी है। आपके पिताजी में है तो फिर आप में भी हो सकता है। यह रोग 40 वर्ष या उससे अधिक आयु में होता था पहले, अब तो 15-20 साल या 18-20 साल के बच्चों में भी कई बार देखा गया है। दुबले व्यक्तियों की अपेक्षा मोटे व्यक्तियों में रक्तचाप व हृदय रोग की संभावना अधिक होती है, यानी हृदय रोग जो होता है वो मोटे व्यक्तियों में ज़्यादा होता है, दुबले व्यक्तियों की अपेक्षा मोटे में ज़्यादा होता है, दुबले में कम होता है ये सब बीमारियाँ। मानसिक तनाव, चिंता, भय, क्रोध की उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। कभी कभी क्या हो जाए, आपको मानसिक तनाव हो जाए, चिंता कोई सता रही है, आपको कहीं डर लग जाए या क्रोध बहुत तेज आ जाए तो ऐसे में जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है मतलब कि एक्सेलेरोसिस। एथेरोएक्सेलेरोसिस क्या है। इस रोग में रक्त नालिकाओं की आंतरिक दीवारों में वसा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का जमाव हो जाता है, जिससे एक प्रकार से जो है दीवारें होती हैं, रक्त बहने वाली जो नसें होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। इससे क्या होता है, खून कम जाने लगता है। तो ये इस स्थिति में होता है इस रोग में, ठीक है। हृदय संबंधी रोग, देखिए, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज दिल व रक्त वाहिकाओं को के विचारों के कारण से होती हैं। इनसे कोरोनरी हृदय रोग, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, जन्मजात हृदय रोग, दिल का फेल होना, ये सब रोग हृदय संबंधी रोग में शामिल हैं। जैसे हृदय रोग में कोरोनरी हृदय रोग, स्ट्रोक, मतलब जो है खतरा आ जाए या हार्ट अटैक हो जाए, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न, कोरोनरी हृदय रोग क्या है। देखिए, यह एक ऐसी स्थिति है कोरोनरी हृदय रोग जिसमें धमनियों के अंदर वसा के जमाव से, यानी धमनियां जो होती हैं, यानी कि जो नसें होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाएं संकीर्ण हो जाती, पतली हो जाती हैं। समय के साथ वह जमाव धमनियों को सख्त और संकीर्ण कर देता, पतला कर देता। वसा जो है लगातार जमती रहती नसों में, नसें मोटी हो जाती हैं, जिससे हृदय में रक्त का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता।
यही एक प्रकार से होता है कोरोनरी हृदय रोग। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, हृदय रोग के अंतर्गत आने वाले रोग। हृदय रोग के अंतर्गत प्रमुख रूप से दो रोग आते हैं, एक होता है एथेरोकोरोसिस, दूसरा होता है उच्च रक्तचाप। प्रकुंचन दाब क्या है? देखिए, हृदय निलय के प्रकुंचन में धमनियों में रक्त बहने लगता है, रक्त दाब बढ़ जाता है तो इसे प्रकुंचन दाब कहते हैं, घट जाता है तो प्रकुंचन दाब नहीं कहते हैं। ठीक है, थाइमस ग्रंथि क्या है? थाइमस ग्रंथि, देखिए यह ग्रंथि हमारे छाती के ऊपर या ऊपरी भाग में होती है। बाल्यावस्था में शरीर के इम्यून सिस्टम को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करती है, जो हमारी थैलेमस या सॉरी थाइमस ग्रंथि होती है। टेस्टिस क्या है? देखिए, पुरुष की प्रजनन ग्रंथियों में यह ग्रंथि स्पर्म और सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, उसी को टेस्टिस कहा जाता है। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि। यह ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग में तथा साइनस के पीछे होता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को। इस ग्रंथि में जब कोई समस्या आती है तो इसका प्रभाव हड्डियों के विकास, महिलाओं के मासिक धर्म, स्तनों में दुग्ध स्राव का प्रभाव, ये सब पिट्यूटरी ग्रंथि की वजह से ही होता है। पीनियल ग्रंथि क्या है? पीनियल ग्रंथि, देखिए यह ग्रंथि मानव मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है। इसमें यदि कोई अवस्था या अव्यवस्था होती है तो इसका प्रभाव मनुष्य की निद्रा पर पड़ता है, पीनियल ग्रंथि की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मधुमेह का कारण क्या है? अनुवांशिकता की वजह से होता है, स्थूलता और मोटापा, बैठे बैठे देर तक मानसिक कार्य करना आदि मधुमेह के कारण हो सकते हैं। आप लगातार बैठे बैठे कोई मानसिक काम कर रहे हैं तो भी हो सकता है, शारीरिक काम कम करेंगे तब भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मधुमेह के लक्षण बताएं। देखिए, बहुमूत्रता, अति पिपासा, अति क्षुधा, शारीरिक कमजोरी व वजन में कमी, शारीरिक क्षमता में कमी, आँख की रोशनी का कम होना, तपेदिक रोग यानी टीबी, बोलने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ, ये सब मधुमेह के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइपर हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया यह रोग जो है कार्बोहाइड्रेट का शरीर में उपापचयन ठीक प्रकार से ना हो तो ऐसे में हो जाता है, अतः कुपोषण भी इसका एक कारण हो सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया रोग कुपोषण की वजह से होता है। इस रोग की विशेषता यह है कि कार्बोज का कोषों में प्रयोग नहीं हो पाता। मधुमेह के रोगी में इंसुलिन कम मात्रा में उत्पन्न होता है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर ऊंचा हो जाता है, इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शर्करा मूत्र के साथ विसर्जित होने लगती है, यानी कि चीनी भी मूत्र के साथ जो है वो मीठी मीठी मूत्र बाहर आने लगती है। इस स्थिति को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मधुमेह के रोगी को दिया जाने वाला भोज्य पदार्थ। देखिए, मधुमेह के रोगी को गेहूं, जौ, बाजरा व चने की मिश्रित आटा दे सकते हैं, सभी प्रकार की दालें दे सकते हैं, पत्ते वाली सब्जियां तथा बिना पत्ते वाली हरीदार सब्जियां जैसे कि परवर, करेला, ये सब भी दे सकते हैं। जातून, संतरा, अनार, बेर या वसा रहित दूध, दही दे सकते हैं, मट्ठा, छीना दे सकते हैं, मांस, मुर्गी, मछली, अंडा या सैक्रीन, ये सब दे सकते हैं मधुमेह के रोगी को। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी एडेनोमास क्या है? पिट्यूटरी एडेनोमास ये पिट्यूटरी ग्रंथि के ट्यूमर होते हैं, जो एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में हार्मोन बनाते हैं या हार्मोन की कमी का कारण बन सकते हैं। ये ट्यूमर छोटे यानी कि माइक्रो एडेनोमास या फिर बड़े ट्यूमर जो होते हैं उनको माइक्रो एडेनोमास कह सकते हैं। तो ये पिट्यूटरी एडेनोमास होते हैं, जो छोटे और बड़े दो टाइप के होते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को समझा। अभी जो है इसके और सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो बाकी हैं उसको मैं चर्चा करता रहूँगा, तो ऐसे भी और 2-3 मॉडल पेपर आपके इसके आ जाएंगे, जिसके माध्यम से आप संपूर्ण चीज़ों को जान पाएंगे। इससे पहले आप लोगों ने प्राचीन इतिहास का मॉडल पेपर देखा होगा, BA 6 सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का पहला पेपर का मॉडल पेपर देखा होगा, रिलीजन एंड फिलोसॉफी का महामैराथन क्लास मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद में हिस्ट्री का भी हो चुका है, जियोग्राफी का भी हो चुका है, हिंदी का मतलब हिंदी का हो गया, और भी 2-3-4 सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर 2 का हो चुका, पेपर 1 का जल्दी आ जाएगा। तो ऐसे में हर एक सब्जेक्ट का आपको मैं देता रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। प्राचीन इतिहास हो चुका है, हिंदी के दोनों पेपर के, हिंदी की 2 इकाइयाँ मैंने पढ़ा दी है, ठीक है, पेपर 1 की, पेपर 2 की भी जल्दी आपकी 1 इकाई पढ़ा दी है मैंने। ऐसे में आपको उसका मॉडल पेपर जल्द ही आपके 1-2 दिनों में उसका भी मॉडल पेपर आ जाएगा, हिंदी का भी, ठीक है।
ऐसे में आपका जो है सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर एक मतलब तैयार हो रहा है जल्दी, वो भी आपके समक्ष आएगा। तो BA 6 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के ऐसे मॉडल पेपर 1 पेपर 2 के दोनों के मिलते रहेंगे। मात्र इस वीडियो को अगर आप देख कर पेपर में जाएंगे तब भी आपका बहुत फायदा होने वाला है, और इस वीडियो से आपकी परीक्षा में 100 to 100% क्वेश्चन जो होंगे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे 2-3 मॉडल पेपर अगर आप देख लेंगे तो आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत भी आपको नहीं बचेगी। ठीक है, तो ऐसे में आपको देखने की जरूरत है इस वीडियो को पूरा अंत तक। तो एक बार फिर से दोबारा वीडियो इसको जरूर देख लीजिएगा, चूंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप हमेशा इस वीडियो को देख करके अपने आप में एक जो है ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप इसको 2 से 3 बार अभी से देख लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि परीक्षा के अंतिम दौर में आपके दिमाग में चीज़ें बैठी रहें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ।